प्रिय विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्लामेंदा पर स्वागत है। हम आपको नया टॉपिक कराएंगे, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और कक्षा 10वीं के अंदर सामाजिक विज्ञान में भी यह है और कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर भी ये जो विषय है शामिल है। तो आज हम रियो डी जेनेरो कहाँ है और पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में क्या था, तकरीबन कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है ये प्रश्न। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरी क्लियरिटी से कहीं भी नहीं समझाया गया। सस्पेंस बना रहता है कि क्या था, क्यों था, किस तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न दिया। हम इसके ऊपर सही व्याख्या करेंगे। रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था, ये ध्यान रखें, पहला पृथ्वी सम्मेलन था। इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 है, रियो डी जेनेरो में प्रथम सम्मेलन था। ये मैंने अभी बोल दिया आपको, इससे पहले कोई सम्मेलन वहां नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। और वहां पर ये क्यों हुआ, इसके लिए पूरे देश संसार के राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया कि पृथ्वी के ऊपर जो हम विकास कर रहे हैं, बहुत से खतरे मंडरा रहे हैं, आपस में सभी देश मिलकर के उसके ऊपर परिचर्चा करें। तो परिचर्चा करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से उसको, पृथ्वी को बचाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से मैंने क्यों पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि आज पृथ्वी खतरे में है। मानव ने इतना अंधाधुंध विकास शुरू कर दिया है कि पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व खतरे में हो गया है। उसको बचाने के लिए इसमें क्या था, 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। यानी रियो डी जेनेरो के अंदर जो जून 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, विभिन्न देशों के 100 से अधिक राष्ट्र, यानी किसी देश का राष्ट्रपति शामिल हुआ, किसी देश का चांसलर शामिल हुआ, तो किसी देश का प्रधानमंत्री वहां पर शामिल हुआ था, कहीं उप प्रधानमंत्री तो कहीं उपराष्ट्रपति उसमें शामिल हुए थे, या फिर कहीं न कहीं किसी देश का पर्यावरण मंत्री उसमें शामिल हुआ था। उनको कहा जाता है ये, यानी अपने देश की अध्यक्षता करने वाले इस पृथ्वी सम्मेलन में वो राष्ट्राध्यक्ष कहलाए थे। वो करीबन 100 से अधिक उसमें शामिल हुए थे, ये ध्यान रखें। और यह प्रथम सम्मेलन था। ये एक क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर होगा। तीसरा आया है सम्मेलन के कारण क्या थे, कि किस कारण शुरू किया। देखिए मैन इसके फैक्ट ये थे, एक तो पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि जो मनुष्य विकास कर रहा है तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि हो रही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये मुख्य कारण है। क्योंकि उद्योग धंधे लग गए हैं, बस्तियां बढ़ गई हैं, तो उसके कारण जो है ना पर्यावरण संरक्षण। तो इस 100 राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर चर्चा की कि हर देश अपने देश में ऐसे कठोर नियम बनाए, कानून बनाए, जनता को जागरूक करे कि पर्यावरण को बचाना है, हर तरीके से पर्यावरण को बचाना है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन कम करना, कचरे का निपटान अच्छे तरीके से करना, जो पेट्रोल डीजल इत्यादि उनके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, जल विद्युत का प्रयोग करना, ताकि पर्यावरण को हानि न हो। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना जो कि यूज करके फेंकी न जा सके, जैसे प्लास्टिक, उसको बैन करना। इस प्रकार की पर्यावरण संरक्षण की बात उसमें, जैसे जलीय जीवों को बचाना, भूमि के ऊपर ऐसे तरीके से कृषि करना कि भूमि की उपजाऊ शक्ति अगले कई सालों तक बनी रहे, उसको हानि न हो। तो ये पर्यावरण विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो पशु हैं, पक्षी हैं, वन्य जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनको बचाने पर भी इसमें चर्चा की गई थी। आर्थिक विकास समस्या, इसमें यह भी चर्चा की गई कि आर्थिक विकास एक समस्या हो गई है। कैसे होगी, जैसे देखिए मनुष्य ने बड़े बड़े शहर, सड़कें, रेल पटरियां, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना लिए हैं, और उसके कारण जो ना बड़ी बड़ी बस्तियां बसाने से जो ना आर्थिक समस्या पैदा हुई, बड़े बड़े उद्योग लगा लिए हैं। उस आर्थिक विकास से ना वन क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। वन क्षेत्र कम होने से क्या हो रहा है,
पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। तो आर्थिक विकास एक समस्या बन गया है। हम सोचते हैं कि भी आर्थिक विकास हो गया है तो हमारा जीवन उपयोगी हो गया, नहीं, उपयोगी नहीं हुआ है। हमें उपयोगी दिख रहा है लेकिन उससे बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। हमारे जल संसाधन जो वो दूषित हो गए हैं, कृषि योग्य भूमि दूषित हो गई है और वायु दूषित हो गई है, वन क्षेत्र कम हो गए हैं, वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता बनी रहती है उसके ऊपर एक विशाल खतरा मंडरा गया है, जिससे बड़े पैमाने पे बाढ़ें शुरू हो गई हैं, कहीं भूकंप शुरू हो गया है, कहीं भूमि धंसने लगी है, बहुत सी नदियां सूख गई हैं और सागर भी जो है इससे अछूता नहीं रहा है, वहां भी गंदगी के ढेर हो गई हैं, जिससे समुद्री जलीय जीव बहुत बड़े खतरे में हो गए हैं। तो आर्थिक विकास हमारी एक समस्या बन गया है। इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे से चर्चा की गई थी। अगला, उसके बाद क्या है, हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। ये जो घोषणा पत्र था पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में 100 राष्ट्राध्यक्षों ने इस एजेंडे के ऊपर हस्ताक्षर किए सबने और सहमति जताई और एक तरह से एक दूसरे को सहयोग की भावना से इसके ऊपर हस्ताक्षर किए कि हम यहाँ जो चर्चा है उसके ऊपर अपने देश में जाकर के अच्छे कानून बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए हम काम करेंगे, ऐसे विकास को बढ़ावा देंगे जो विकास पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए और जो कार्बन गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करेंगी। इसके लिए इसके ऊपर सभी ने हस्ताक्षर किए और वचनबद्ध होकर के सहमति जताई कि हम एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। तो ये सम्मेलन के जो ना हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र था, इन्होंने सबने हस्ताक्षर किए थे कि ये जो बातें हैं इनके ऊपर सहमत हैं और इनको सहयोग करेंगे। अगला, तो इस प्रकार इसको हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र भी कहा जाता है कि उन्होंने सहमति जताई थी, जो उनके ऊपर नियम लिखे हुए थे सारे के सारे, जो भी एजेंडा था उसके ऊपर सबने हस्ताक्षर किए, हम इसे सहमत हैं और इनके ऊपर काम करेंगे। समय सीमा निर्धारित की थी उन्होंने। अगला, सहमति बनी, सभी के ऊपर एक सहमति बनी, ये होगा। अब ये है सहमति बनी, यानी जो 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष वहां शामिल थे उनकी इस बात पे सहमति बनी कि भूमंडलीय वन सिद्धांत पर, मेन फैक्ट था ये, इसको ध्यान देखेंगे। भूमंडलीय वन सिद्धांत का मतलब क्या होता है मैं यहां पर समझा दूंगा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिक से अधिक वनों का विकास किया जाए, वनों को कम से कम काटा जाए, कम से कम उनका जो है ना ह्रास हो, और जितना वन हमें काटने की जरूरत पड़े उसके स्थान पर उससे दुगने वन लगाए जाएं, उसके वनों के स्थान पर कोई ऐसी चीज प्रयोग की जाएगी उनकी लकड़ी कम प्रयोग हो और दूसरी चीजों पर बल दिया गया। तो ये भूमंडलीय वन सिद्धांत है। भूमंडलीय वन सिद्धांत का मतलब था कि सभी राष्ट्राध्यक्षों ने ये घोषणा की कि पूरे विश्व स्तर पर वनों को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे वनों को बढ़ावा दिया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन का अत्यधिक उत्पादन करते हैं और मृदा कटाव को रोकते हैं जड़ों से और वर्षा लाने में सहायक होते हैं, पृथ्वी के तापमान को कम करते हैं, यानी जैसे छायादार हो गए, वो ऊपर आने वाली सूर्य किरणों को सोख लेते हैं। तो ये भूमंडलीय वन सिद्धांत था, समझ में आया होगा। अगला 6 है 21वीं सदी के लिए घोषणा की गई। उन्होंने जब जून 1992 में सम्मेलन हुआ तो घोषणा की गई 21वीं सदी के लिए कि हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देंगे। सतत पोषणीय विकास में एजेंडा 21 लागू किया जाएगा। बार बार चर्चा होती है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन को पढ़ते हैं कि ये एजेंडा 21 क्या है क्या है क्या है, लेकिन सही कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम आपको बताएंगे यहाँ पर एक्सप्लेन के लिए। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, इसको धारणीय विकास के बोलते हैं। सतत पोषणीय विकास होता है, इसमें यह मुख्य शामिल किया कि हमारा विकास जारी रहे लेकिन हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि हमारे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। उसके स्थान पर हम दूसरे विकल्प अपनाएं, जैसे पेड़ों के स्थान पर दूसरे पेड़ लगा दे जितने काटने पड़े हैं। भूमि का प्रयोग इस तरीके से करें कि उसका ह्रास न हो। नदियों का प्रयोग इस तरीके से करें कि उनका प्राकृतिक जल प्रवाह बना रहे। पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, एलपीजी गैस, इनके स्थान पर हम दूसरे विकल्पों का प्रयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि का, ताकि वह संसाधन हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बने रहें, समाप्त न हो, क्योंकि वो एक लिमिट मात्रा में है। जैसे भूमि के नीचे कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस वो आने वाले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। उनके स्थान पर विकल्प अपनाएं, पर्यावरण को भी हानि न हो, हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं भी बनी रहें। सौर ऊर्जा, जल विद्युत
या दूसरे विकल्प उसके स्थान पर जैसे बायोगैस इत्यादि अपनाए जाए तो ये सतत पोषणीय विकास था। एजेंडा 21 का मतलब यही है कि इसके अंदर 21 फैक्ट शामिल किए गए थे, जैसे पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इसके विभिन्न स्वरूप, भूमंडलीय वन सिद्धांत, सतत पोषणीय विकास, ठीक है, और ऐसे समान हित, विश्व सहयोग, पर्यावरण संरक्षण है, और गरीबी निदान है, रोग निदान है, इस प्रकार की बातें जो है इसमें शामिल की गई थी, टोटल 21, इसीलिए उसका नाम एजेंडा 21 रखा गया है। ये मुख्य फैक्ट हैं, इनके बारे में हम करेंगे। अगला है सतत पोषणीय विकास, समझ में आ गया होगा अच्छी सी। दूसरा है UNCED, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंडा 21 इसमें शामिल किया गया कि एजेंडा 21 किस में शामिल किया गया था, यानी ये जो है UNCED ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, संस्था है, जो केवल पूरे संसार में एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के ऊपर काम करती है, विकास के ऊपर काम करती है। इसी के तत्वाधान में ये जो 100 राष्ट्राध्यक्ष थे, UNCED यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी के तत्वाधान में, इसके कहने पर, इसके रिक्वेस्ट पर, इसके सहयोग से एजेंडा 21 लागू किया गया था जून 1992 के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, अगला एजेंडा 21 का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसके बारे में जो ना दे रखे। ये हमने बताया कि जो इसका मिशन था ना, वो यही था कि पृथ्वी को बचाया जाए, पृथ्वी बनी रहे, ये हमारा घर है, हमारा आवास है, इसके ऊपर सबको रहने का अधिकार है। सभी जीव जंतुओं को, चाहे वो जल में रहने वाले समुद्री जीव हों या थल भाग पे रहने वाले हों, उनका जीवन अस्तित्व खतरे में हो गया है। हम विकास को ऐसे तरीके से आगे बढ़ाएं कि उनका जीवन भी बचा रहे। ये था इसका एजेंडा 21 का मेन मिशन, यानी पृथ्वी को बचाना, इसको स्वस्थ रखना, इसकी भावी पीढ़ियों के जीवन में गुणवत्ता पैदा करना, जीवों का संरक्षण करना, वनों का संरक्षण करना और विकास को भी जारी रखना, मेन इसका मिशन ये था। एजेंडा 21 की कार्यसूची का उद्देश्य, जो एजेंडा 21 था उसकी जो कार्यसूची बनाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था, देखिए, एक समान हित का तात्पर्य यह है कि सभी देश एक दूसरे की टांग न खींचे, एक दूसरे के विकास में बाधा न डालें, सभी समान विकास है। एक देश में यदि नई ऊर्जा तकनीक का विकास हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा का, तो वो देश दूसरे देशों को भी समान हित यानी समान रूप से उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और उसका सहयोग करे, यानी समान हित। ये नहीं है कि कोई नदी है, कोई बांध है या कोई नई टेक्निक खोज आई है तो समान हित यानी एक दूसरे का समान हित रखते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें, उसी का नाम समान हित है। विश्व सहयोग, सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें। किसी देश में यदि कोई समस्या उत्पन्न है तो वो उस देश दूसरे का सहयोग करें, हर क्षेत्र में, चाहे वो वन क्षेत्र हो, समुद्री जलीय जीव बचाने हो, पृथ्वी बचानी हो, या विकास को आगे ले जाना हो, या सतत पोषणीय विकास हो, सभी देश जो है वो एक दूसरे का विश्व स्तर पर सहयोग करेंगे, कोई भी समस्या उसको सुलझाने के लिए सहयोग करेंगे। और एक पर्यावरण, मैं बार बार यही जिक्र हो रहा, पर्यावरण 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 संरक्षण करेंगे सभी देश सहयोग से, यानी अधिक पेड़ लगाएंगे, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। यही एक सौर यानी जो भूतापन है पृथ्वी का, जिसको वैश्विक उष्मन बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, वैश्विक उष्मन, वैश्विक उष्मन उसको कम करेंगे। वैश्विक उष्मन का क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर या आर्कटिक या अंटार्कटिक में फैले हुए बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो समुद्र के किनारे पर देश बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, बस्तियां हैं, वे लगातार समुद्र में डूब रही हैं जल स्तर बढ़ने से। तो वैश्विक उष्मन को रोकना, वैश्विक उष्मन यानी पूरे विश्व का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, जिससे साइडों की बस्तियां डूब जाएंगी। तो वैश्विक उष्मन को रोकना भी एक इसमें मुख्य उद्देश्य था। अगला है गरीबी निदान।
सभी देशों ने एजेंडा 21 में ये घोषणा की कि जो देश गरीब हैं, विशेषकर हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देश और अफ्रीका के देश बहुत गरीब हैं, वहाँ लोग आज भी जो है ना एक बहुत निम्न स्तरीय जीवन, जैसे शिक्षा से दूर हैं, अच्छे भोजन से दूर हैं, कुपोषण का शिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं वो लोग। तो उनके लिए गरीबी निदान ये किया गया कि उनको आवास प्राप्त हो, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक पहुँचे, सड़कें पहुँचे, परिवहन पहुँचे, दवाएं पहुँचे, अच्छा पौष्टिक भोजन उन तक पहुँचे, ताकि वो एक विश्व की मुख्य विचारधारा में शामिल हो सकें। गरीबी निदान भी उनका मुख्य उद्देश्य देशों ने कहा, 100 राष्ट्राध्यक्षों ने, कि अमीर देश गरीब देशों की मदद करेंगे गरीबी निदान करने में, उनके लिए वहां आर्थिक ढांचे उपलब्ध करवाएंगे, उद्योगों को विकास देंगे या दूसरी प्रक्रिया को जैसे आधुनिक कृषि के तरीकों में भी योगदान देंगे, और रोग निदान। मैंने बताया कि अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश आज भी रोगों से लड़ रहे हैं, जैसे पोलियो है, मलेरिया है, डेंगू है, इस प्रकार की बीमारियां हैं, जहां उनके रोगों के लिए क्या प्रतिनिधि देशों ने सहमति जताई कि वो उन देशों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के टीका अभियान या स्वास्थ्य के लिए अच्छा धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा उपलब्ध करवाएंगे, और वहाँ रोगों के उपचार के लिए अस्पताल बनवाएंगे, कुछ डॉक्टरों का प्रबंधन करेंगे, सस्ती दरों पर उनको दवाई देंगे, तकनीक देंगे, ताकि वहाँ के लोग स्वस्थ रहें, रोगों का निदान हो जाए। जैसे पोलियो अभियान चलाया, लगभग पूरे विश्व में इसका निदान कर दिया गया है। कई स्थान जैसे चेचक को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके निदान के लिए इन्होंने ये कहा कि गरीब देशों को जो है ना हम रोग निदान के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उपलब्ध करवाएंगे। इसमें ये ऐसी बातें कही गई। दूसरा फिर क्या है, अब एजेंडा 21 कार्यसूची का उद्देश्य ये था, यानी समान ही विश्व सहयोग, पर्यावरण, गरीबी निदान, रोग निदान, ये बातें थी। अगला है एजेंडा 21 का मेन मिशन क्या था। अभी मैंने मेन मिशन के ऊपर मेन मिशन इसके ऊपर बार बार एक ही बात पे जोर दिया गया कि जो स्थानीय निकाय हैं वे भी अपना एक एजेंडा 21 बनाए। अभी प्रश्न हो गया स्थानीय निकाय क्या है, मैं बता देता हूं। जैसे हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश के अंदर एक गांव है, जैसे हमारा एक गांव है, वहां पे सरपंच ग्राम पंचायत होती है, उसको स्थानीय निकाय बोला जाता है। इसमें यह जोर दिया गया सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा कि जो स्थानीय निकाय हैं वे अपना एक एजेंडा 21 बनाए। जैसे हमारा गांव है एक, वहाँ की पंचायत भी अपना एक एजेंडा 21 बनाए कि जैसे हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, हमारे गांव के तालाब उनको स्वस्थ रखेंगे, गांव के आसपास जाने वाली नदी को साफ रखेंगे, कृषि क्षेत्र में जो जैविक खाद है उनको बढ़ावा देंगे, हमारे आसपास की जो सामलायत भूमि है या सरकारी भूमि है उसमें पूरा गांव स्थानीय निकाय यानी स्थानीय लोग मिल करके अधिक से अधिक वन लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, और वही लोग उन वनों को काट के अपने लिए प्रयोग करें। जैसे एक गांव है तो वहाँ उन्होंने पेड़ लगा दिए 2000 3000, तो 3-4 साल में वयस्क हो गए। उन वनों में जो पशु चारा है या जो वनों की टहनियाँ हैं उनका उपयोग अपने पशुओं के लिए वही स्थानीय लोग करें जिन्होंने उनको लगाया है, दूसरे नहीं जिन्होंने लगाया, वही लोग उन वनों को काट के लकड़ी के तौर पे प्रयोग करें, फिर उन्हीं के स्थान पे दूसरे वन रोपित कर दें। मतलब एजेंडा 21 में इस बात पर जोर दिया गया कि स्थानीय निकाय भी अपना एक एजेंडा 21 बनाई, 21 बातें शामिल करें उसमें। पर्यावरण के लिए जैसे गाँव में सफाई हो, गाँव का तापमान ज़्यादा न हो, वहाँ के जल संसाधन साफ स्वस्थ हों, वहाँ के लोग स्वस्थ हों, शिक्षा का विस्तार हो, वहाँ के लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, उन गाँव के आसपास जो जीव जंतु हैं सभी वो सुरक्षित रहें, उनको शिकार नहीं करें, मारे नहीं, वहाँ का पर्यावरण सिस्टम बिगड़े नहीं, ऐसा एजेंडा 21 में शामिल किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992, ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।